घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाने के अंतर्गत हम बात करते हैं कि आयुर्वेद की मूलभूत बातें क्या हैं, आयुर्वेद का आधार क्या है, किस प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है, या नेचर या प्रकृति पर जो भी इसका प्रिंसिपल है उस पर यह कार्य करता है। किस प्रकार से आयुर्वेद को फॉलो करते हुए, आयुर्वेद की दिनचर्या, आयुर्वेद के आहार को फॉलो करते हुए हम अपने घर में इस प्रकार की चेंजेस करें ताकि हम लॉन्ग लाइफ अच्छे से जी सकें, स्वस्थ रह सकें, बीमारियों से दूर रह सकें। ये सभी बातें हम घर घर आयुर्वेद सीरीज के अंदर आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे आज अष्टांग आयुर्वेद की। अष्टांग आयुर्वेद तो आपने सुना होगा नाम कि आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। तो ये 8 अंग होते कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनका उल्लेख किया गया है आयुर्वेद में, तो ये सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। अष्टांग आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है। इसके 8 भाग हैं, यानी अलग अलग चीज की अलग अलग चिकित्सा है, उसी अंतर्गत इसको 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आता है इसमें काय चिकित्सा। काय अर्थात अग्नि। अग्नि तो बार बार आप जब हम वीडियो में बात करते हैं कि अग्नि मंद हो गई, अग्नि कमजोर हो गई, तो ये जो अग्नि शब्द है इसको बड़ा ही महत्व दिया है आयुर्वेद ने। यानी कि अग्नि आपकी बहुत अच्छी है, अग्नि आपकी सम है, अच्छे से कार्य कर रही है, ना तीव्र हुई है ना मंद हुई है, तो उसमें आपके जो दोष हैं वो कभी भी कुपित नहीं होते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। सप्त धातुएं बैलेंस रहती हैं, शरीर के मल बड़े आसानी से निष्कासित होते हैं, शरीर का मल आराम से बाहर निकलता रहता है, यानी कि बॉडी में कोई बीमारियां नहीं आती हैं। और अग्नि कम हो जाने से या अग्नि तीव्र हो जाने से दोनों से ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए इस अग्नि को बैलेंस करना या अग्नि के बिगड़ जाने के बाद इसकी चिकित्सा करना, जैसे ज्वर इत्यादि में, चर्म रोग में, बहुत सी बीमारियों में अग्नि का बिगड़ना होता है। यानी उदर रोगों में, पेट की समस्या जितनी भी होती है सब अग्नि के बिगड़ने से होती है, रक्त इत्यादि की बहुत सी समस्याओं में अग्नि बिगड़ जाती है। तो उन सभी की चिकित्सा जब की जाती है उसी को कहा जाता है काय चिकित्सा। बेसिकली आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि होती है, परंतु आयुर्वेद जो मुख्य मानता है, यानी कि बहुत महत्व दिया जाता है जिसको, वो होती है जठराग्नि, यानी आपके पेट के पाचन अग्नि, जिसे पाचकाग्नि भी कहा जाता है। फिर काय चिकित्सा के बाद आता है बाल रोग चिकित्सा। बाल रोग चिकित्सा जिसके अंदर बच्चों का इलाज किया जाता है, जो कि आजकल भी बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं जो डॉक्टर, जिसे पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो आयुर्वेद में जो भी प्रकरण बच्चों के इलाज से है, यानी बच्चों की गर्भावस्था से लेकर के, यानी जब माता गर्भवती रहती है उस समय उसका पालन पोषण, और फिर बच्चा पैदा होने के बाद में क्या उसको दिया जाएगा, कोई बीमारी होगी तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके पोषण के लिए क्या क्या आहार दिया जाएगा। पहले दाई इत्यादि रखी जाती थी अलग से दूध पिलाने के लिए, माता दूध नहीं पिलाती थी ज़्यादा दिनों तक, तो उस दाई का भी अन्नपान, उसका आहार विहार वो सब तय किया जाता था, क्योंकि दूध उस गुणवत्ता का बनेगा जो कि बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये सभी देख रेख जो होती है, यानी गर्भावस्था से लेके बच्चा पैदा हो जाने के बाद तक, यानी जब तक वो 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का रहता है, तो उस समय तक जो भी इलाज किया जाता है वह सभी बाल रोग चिकित्सा के अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है भूत विद्या या भूत चिकित्सा, जिसे साइकेट्री कहा जाता है, यानी कि मनोरोग, मानसिक रोग। तो जितने भी प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मंद बुद्धि वगैरह, जो भी कह लीजिए मानसिक रोग जो भी आते हैं, वह सभी भूत विद्या के अंदर आते हैं। यानी जो भी प्रकरण भूत विद्या में बताया गया है मानसिक रोगों के लिए इलाज के लिए, वो यूज किया जाता है। भूत विद्या यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मानसिक रोगों से जुड़ा हुआ बात है, यानी साइको, तो उसे ही कहा जाता है भूत विद्या। ये आयुर्वेद का तीसरा अंग है। फिर अगली चिकित्सा आती है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का अर्थात हुआ सर्जरी। तो आपको पता ही होगा कि जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ सर्जरी जो माने जाते हैं, वो है महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत ने सर्जरी के बारे में बहुत ही विस्तार से उल्लेख अपने ग्रंथों में भी किया है, और सबसे पहले समय में, यानी कि पुराने समय में सर्जरी के बारे में उल्लेख करने वाले महर्षि सुश्रुत ही पहले व्यक्ति पाए जाते हैं ग्रंथों के अनुसार। तो जहाँ भी चीरफाड़ वगैरह करनी होती है, कोई टूट फूट हो गई है, हड्डी वगैरह में कोई चीरफाड़ करनी है, टाँका लगाना है, ये सभी चीज़ें शल्य चिकित्सा के अंतर्गत आती है, सर्जरी के अंतर्गत आती है। फिर अगला आता है शलाक्य तंत्र। शलाक्य तंत्र के अंदर गले से ऊपर के रोगों का इलाज किया जाता है, जिसको आज के मॉडर्न टर्म में ENT डॉक्टर्स कहा जाता है। तो वो गले के ऊपर का जो भी इलाज होता है, कान का, नाक का, मुख के अंदर का, गले का, ये सभी जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये सब एक ही रास्ते लिंक होते हैं आपस में, तो ENT डॉक्टर्स कह लीजिए या शलाक्य तंत्र, ये एक ही बात है। तो गले के ऊपर के इलाज को कहा जाता है शलाक्य तंत्र। फिर आता है अगध तंत्र। अगध तंत्र आती है विष चिकित्सा। विष यानी कि जहर, टॉक्सिन। तो जहर का वैसे तो आयुर्वेद में बहुत से प्रकार माने गए, जो कि विशेषकर 2 माने जाते हैं।
स्थावर विष और जंगम विष। स्थावर वो होते हैं जो स्थायी जगह से, जैसे किसी चट्टान वगैरह से, खनिजों से और वनस्पतियों से ऐसे मिलते हैं, तो वो होते हैं स्थावर विष जो एक जगह स्थायी होते हैं। जंगम विष जो जंगली कीट पतंगे, जो भी टाटियाँ मान लीजिए, मधुमक्खी मान लीजिए, सांप, बिच्छू, इन सब के अंदर जो जहर होते हैं ये होते हैं जंगम विष। तो इन सब की अलग अलग चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद के अंदर। विषों में भी वो बहुत सारे प्रकार करता है, यानी जहर के भी वो बहुत सारे प्रकार बताता है और उस प्रकार के हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाती है। तो इसी को अगध तंत्र कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, यानी कि विष चिकित्सा। फिर उसके बाद आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र यानी कि रेजुवेनेशन, एक तरह से नया करना शरीर को। जैसे शरीर पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, नहीं भी बूढ़ा हुआ है तो किसी बीमारी के कारण घट गया है, कमज़ोर हो गया है, दुर्बलता बहुत आ गई है, बुढ़ापे के समान ही हो गया है जवानी में भी, तो उसको वापस से रिपेयर करके उसको वापस अच्छा बनाना, इसे ही कहा जाता है रसायन तंत्र। तो इसके अंदर बहुत से रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आंवला इत्यादि, शिलाजीत इत्यादि, अश्वगंधा वगैरह, जो भी बहुत सारे आयुर्वेद के अंदर वर्णित रसायन हैं, इन सभी के अलग अलग अनुपान के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है रसायन तंत्र, यानी कि आपके शरीर को एक बार फिर से नया करने की जो विधि होती है वह रसायन तंत्र के अंतर्गत आती है। फिर अंतिम जो आता है 8वां अंग जिसे कहा जाता है वो होता है वाजीकरण चिकित्सा, यानी कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिसे समझ लीजिए, या इनफर्टिलिटी से जुड़ा जो भी मामला होता है, यानी कि धातुओं कमज़ोर होना, बाल बच्चे होने में समस्या होना, या कहें स्पर्म काउंट घट जाना, गर्भाशय खराब हो जाना, गर्भाशय में विकृति आ जाना या बच्चा ना ठहरना, जो भी पुरुष और महिला दोनों से जुड़ी हुई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, बच्चा होने में कोई समस्या है, फर्टिलिटी से जुड़ा कोई डिसऑर्डर है, वो सभी वाजीकरण तंत्र में आ जाता है, यानी कि वाजीकरण चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के 8 अंग माने जाते हैं। तो आयुर्वेद की मूलभूत जानकारियों में से हमने समझा आज की अष्टांग आयुर्वेद क्या है, यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो ये जो भी हमने 8 पार्ट देखे, ये सभी मिलकर आयुर्वेद बनाते हैं, यानी कि संपूर्ण आयुर्वेद का निर्माण करते हैं। इसे ही कहा जाता है अष्टांग आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की ऐसे ही मूलभूत जानकारियों को हम आगे भी लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।